देखिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सब आपस में मिलती जुलती सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ाने से पहले हम आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। चार्ज क्या होते हैं? चार्जेज आर टू टाइप, ये तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या चीज़ है? दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज दो तरह के होते हैं, तो जो भी हम डिफिनेशन लेते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम यूनिटरी मेथड से लिखें तो प्लस क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ न्यूटन का अगर है तो एक के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो एफ बाई क्यू नॉट लगेगा, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो बेसिकली अगर हम इसको ग्रेविटेशन से कोरिलेट करें तो ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G बराबर होती है F बाई एम। तो इसकी यूनिट जो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो यूनिट हो गई न्यूटन पर केजी। तो F बराबर हो गया m इंटू जी, और यहां पे F बराबर हो गया Q नॉट इंटू E। दिस इज द फोर्स on the positive charge submerged inside the uniform electric field. What is the meaning of the uniform electric field? और electric line of forces basically क्या होती है? तो अगर हम देखें, यहां तक आप लोग सब नोट कर लें, F बराबर Q नॉट इंटू E। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये पॉजिटिव चार्ज से it comes out and enters into negative charge, and two electric line of, and this is a perpendicular to the surface। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी ऑलवेज। यहाँ पे ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, 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 और ये नेगेटिव चार्ज में इंटर होगी। इट्स मूव इनटू द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज में इंटर होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। पॉजिटिव चार्ज से बाहर आई और नेगेटिव चार्ज में इंटर हो रही है। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर। क्या हमने इस चीज को कहीं और भी पढ़ा है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर? हाँ, इसको अगर हम और फोकस में करें तो टू स्ट्रीम्स लाइन नेवर कट ईच अदर। क्योंकि अगर हमको ये चीज याद होनी चाहिए तो हमको ये वर्डिंग भी याद होनी चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं कट करती? ये इसलिए नहीं कट करती, एनी टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड,
और किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है? अब आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये तो हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई चीज इस तरीके से है तो यहां से ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, क्योंकि इसका जो गैप है वो सेम है और ये इंटर इनटू द नेगेटिव फील्ड चार्ज। इसको अगर हम इधर देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में परपेंडिकुलरली जाएगी और यहाँ पे इसके अंदर परपेंडिकुलरली इंटर होगी। ये इस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाना चाहिए, ये हमेशा 90 डिग्री ही बनना चाहिए इस चीज़ को। यू जस्ट कीप इट, ये ऑलवेज। तो हमेशा ये जैसे जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो गई? अगर हम देखें, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, इनका गैप कम होता जा रहा है। अगेन, क्लोजर द electric line of forces, more will be the electric field strength। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस करीब होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। दिस इज द यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर हम देखें, ये A है और ये B है, तो EA विल बी लेस देन EB। और अगर ये A है और ये B है तो यहाँ पे EA इक्वल टू EB, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई और ये यूनिफॉर्म हो गई। ये डायरेक्शन x डायरेक्शन में है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है, अगर यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जो चीजें हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत आसान सी चीज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स Q into E in the direction of electric field. Positive charge experiences the force in the direction of electric field, and negative charge in the opposite direction of electric field, and negative charge in the opposite direction of electric field। मीन्स अगर हम आपसे कहें, इसको इस टाइप से स्केच करें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर Q इंटू फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर Q इंटू ई फोर्स इधर की तरफ लगेगा। दिस इज ई, दिस इज ई। ये सबको आप लोग नोट करते चलें, अपना एक प्रॉपर से नोट, क्योंकि बाद में जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो इसी के ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम बना देंगे। और आप लोगों को और भी बता दें, जेईई मेन के भी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, इसको डिलीट कर लो।
आप लोग जेई मेन 2024 के जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हो वो सबका भी सॉल्यूशन हम डालने जा रहे हैं पूरे, उसको भी देखिएगा। अब अगर आपसे इसके ऊपर हम कहें इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराइए, इसको हम क्यों बना रहे हैं, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखिए पूछा जाएगा, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होता है, एक ही न्यूमेरिकल को कई प्लेटफॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ही न्यूमेरिकल कहीं जगह पे जा सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल बना बेसिक न्यूमेरिकल, इफ एन इलेक्ट्रॉन and a proton is submerged inside the same uniform electric field which will have more velocity at a same distance and what is the ratio of their time to cover the same distance। क्वेश्चन बना एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन is submerged inside the same uniform electric field which will have more velocity at same distance and what is the ratio of their time to cover the same distance। इट मीन्स इसको हम अगर राइटिंग में थोड़ी सारी प्रॉब्लम है तो इसको हम आपको स्केच करके बता दे रहे हैं। ये एक सपोज करिए ये एक प्रोटॉन है, इसका मास mp है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास me है और दोनों को सेम डिस्टेंस कवर कराया जा रहा है, l डिस्टेंस ही आगे जा रहा है और प्रोटॉन अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेम डिस्टेंस l इधर आ रहा है। तो प्रोटॉन को इस l दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा और l दूरी पे कितनी वेलोसिटी होगी, उस इलेक्ट्रॉन को l दूरी इधर आने पे कितना टाइम लगेगा और इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, जबकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है। एक ही क्वेश्चन है तो हमको ये पता है, 10th से हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है बट दे आर अपोजिट इन नेचर। तो हम दोनों का चार्ज E मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है वो E और प्रोटॉन का भी चार्ज E, लेकिन फर्क कहां पे आएगा, मास के अंदर फर्क आएगा। तो फोर्स बराबर हो गया स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ये फोर्स किसके ऊपर लगा, ये फोर्स लगा प्रोटॉन के ऊपर भी और ये फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज Fp इक्वल टू Fe। और हम देखेंगे हम यहां से चाहें तो बहुत से कंक्लूजन में चले जा सकते हैं कि अगर एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी लड़े तो कौन गिरेगा, इस कंक्लूजन में भी चले जा सकते हैं न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। तो हम देखेंगे मास का रोल कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E इक्वल टू mp इंटू AP, इट मीन्स AP इक्वल टू स्मॉल e अपॉन mp। और अगर हम इसी चीज को यहां पे देखें तो जो एक्सेलरेशन होगा मोटा आदमी का, फोर्स जो होगा एक्सेलरेशन होगा उसका कम होगा और पतले वाले का ज्यादा होगा, इसलिए टक्कर आने पे पतला वाला आदमी गिर जाता, मोटा वाला आदमी जल्दी नहीं गिरता। इसी तरीके से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट, चीजों को सोचिए क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी फिजिक्स बेसिकली ये जनरल फिजिक्स है, एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा टफ फिजिक्स नहीं होती है ये।
और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो हो जाएगा स्मॉल इंटू कैपिटल ई स्मॉल एम ई के। अब ये चीज आप रियल लाइफ में देखते होंगे, तो जिसका मास कम हो रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है तो वो जल्दी गिर जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन में एक्सेलरेशन कम होगा। अब कहा गया सेम डिस्टेंस कवर करने के अंदर, सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ap इंटू वॉट l, क्योंकि डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई 0, दिस इज vp स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू l। अगेन दिस इज mp, क्योंकि हमने प्रोटॉन की वेलोसिटी लिया है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में करें तो ve स्क्वायर इक्वल टू ue स्क्वायर प्लस 2ae इंटू वॉट l, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ve स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू l। हम ये देख रहे हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मासेस के, मींस जिसका मास ज्यादा हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और जिसका मास कम हो रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि सेम डिस्टेंस कवर करी जाए तो उनको व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक ही क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये अभी हम फोर्थ एनालिसिस से कर रहे हैं, और सेम क्वेश्चन जब हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत बन जाएगा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन क्लियर। यहां पे तो ये हमने यहां पे वेलोसिटी निकाली, जब हमने वेलोसिटी निकाली अब एग्जामिनर पूछता है देयर वेलोसिटी रेशियो, तो एग्जामिनर ने पूछा रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो अगर हम रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी लिखेंगे सो दिस इज vp स्क्वायर अपॉन ve स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E l अपॉन वॉट mp अपॉन 2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E l अपॉन वॉट me, दैट इज vp स्क्वायर अपॉन ve इक्वल टू अंडर रूट me बाई mp। अच्छा, कोई आदमी ये बताए, ये तो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले हम टाइम का अलग निकाल लें, क्योंकि ये टाइम निकाला है, और फिर हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आएंगे। तो अगर हमसे कहा गया अब टाइम का रेशियो कितना आएगा, तो टाइम के लिए हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू वॉट ut प्लस हाफ ap इंटू टीपी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, l इक्वल टू हाफ स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन वॉट mp इंटू वॉट टीपी का होल स्क्वायर, तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा 2mp इंटू l अपॉन वॉट स्मॉल e इंटू कैपिटल E, और अगेन इन द सेम मैनर t इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 2m इंटू l अपॉन वॉट। इट मीन्स हम ये देख रहे हैं टाइम जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है, जिसका मास ज्यादा है उसका टाइम ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका टाइम कम होगा। तो टीपी टू टीई के रेशियो हो गया दिस इज एमपी बाई एमई। अब कहा जा रहा है वेलोसिटी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, हमने तीनों वेलोसिटी का भी रेशियो निकाल लिया, टाइम का भी रेशियो निकाल लिया, दोनों पूछा था दोनों निकाल लिया, लेकिन अब एग्जामिनर पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन kp ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हाफ mp इंटू वॉट vp स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ me इंटू वॉट ve स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया, दिस इज mp बाई me इक्वल टू vp स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दैट इज kpe अपॉन वॉट kee इक्वल टू mp अपॉन me इक्वल टू me अपॉन
mp इज इक्वल टू व्हाट 1:1। इट मींस काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम आ रही है। ऐसा क्यों है? व्हाई? अब इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा। जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ रहा है दोनों का सेम डिस्टेंस पे, ऐसा क्यों है? इसके ऊपर थोड़ा सोचिएगा। ऐसा इसलिए है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं ये कंजर्वेटिव इन नेचर हैं, और ये फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर के ऊपर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारा सबका सेम आएगा। मींस वो हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में और जाके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर ये आपको सिंपल सी चीजें, ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही है। देयर इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर द सेम। लेकिन ये ऐसा क्यों है इसके ऊपर और सोचिएगा। जब हम पोटेंशियल पढ़ा लेंगे तो हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है।